हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आगे उससे पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम जो है कि चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात किया जाए, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात किया जाए, चाहे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात किया जाए, चाहे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात किया जाए, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का, ये सब जो है कि हम कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख लीजिए, क्योंकि ये इसमें से कुछ टॉपिक जो है वो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एग्जाम की दृष्टि से देखें, चाहे आप यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से देखें, चाहे आप बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें, ठीक है ना, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से देखें, या फिर कॉम्पिटिटिव बोर्ड के एग्जाम की कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसकी दृष्टि से अगर आप देखें, इसमें से कुछ टॉपिक है, जैसे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक ना, और रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सब जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कोलिजन थ्योरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, संघट्टवाद का सिद्धांत बोलते हैं। ये संघट्टवाद का सिद्धांत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड में। इसको भी हम लोग एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से देखेंगे, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी समस्या ना हो। इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी, बशर्ते आप लोगों को ये पूरा जो क्लास है वो एकदम शुरू से एकदम यानी कि दिमाग लगा करके, थोड़ा सा मन लगा करके आप लोगों को देखना है और अपना नोट्स जो है भैया कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, कोलिजन थ्योरी है, यानी कि क्या है, संघट्टवाद का सिद्धांत। अब इस संघट्टवाद का सिद्धांत क्या होता है, कहता क्या है, ठीक है ना। जैसा कि यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा, संघट्टवाद क्या है, संघट्ट बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोलिजन बोला जा रहा है। कोलिजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टकराव होता है, टक्कर होता है। अब आप बोलेंगे ये केमिकल काइनेटिक्स में टक्कर का क्या काम है, यानी कि टक्कर का क्या काम है, कोलिजन का क्या काम है, तो भैया इसी पे ही पूरी केमिकल काइनेटिक्स बेस्ड ही है। बात समझ में आ गई ना। कोई भी केमिकल काइनेटिक्स नहीं, कोई भी यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे आपका गैसियस स्टेट में है, तो उसमें से अगर वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है तो उसमें अभिकारक अणुओं का परस्पर टकराना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो टकराएंगे नहीं तो वो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है कोलिजन। बात समझ में आ गई ना। तो इसको हम लोग एकदम शुरू से समझते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या समझने में ना हो, ठीक है ना। तो पहले हम आपको ये बता दें, जो कोलिजन थ्योरी होती है या तीन चीजों पर डिपेंड करेगी। क्या क्या डिपेंड करेगी, किस किस पे, देखिए इसमें पहला जो होगा भैया, ये होगा संघट्टवाद, यानी कि संघट्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग संघट्ट बोलेंगे। संघट्ट पे डिपेंड करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टक्कर भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग टक्कर भी बोल सकते हैं। यानी कि जो कोलिजन थ्योरी होगा ये संघट्ट पे सिद्धांत यानी कि डिपेंड करेगा, यानी कि मालिक्यूल के और संघट्ट का मतलब क्या, मालिक्यूल का आपस में कोलिजन करना। बात समझ में आ गई ना। या फिर टक्कर, इसको हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरा यहां पे होगा प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। जो टक्करें होंगी वो कैसी होनी चाहिए, प्रभावी टक्करें यहां पे होनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना। टक्करें तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ प्रभावी टक्करें भी होनी चाहिए। और तीसरा यहां पर जो डिपेंड करेगा वो आपका क्या होगा भैया, यानी कि वो आपका हो जाएगा देहली ऊर्जा, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में, सॉरी, देहली ऊर्जा, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तीसरा आपका क्या होगा, देहली ऊर्जा होगा, देहली ऊर्जा होगा। अभी आपको सब चीज समझ में आएगा। हम लोग थोड़ा सा शुरू से चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं, अभी सब आपको समझ में आ जाएगा कि संघट्ट क्या होता है, प्रभावी टक्करें क्या होती है, कैसे होती है, और देहली ऊर्जा क्या होता है, और संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है। ये सब जो है कि अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तो पहले हम इसका जो है कि एक आधार बना रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं, ताकि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है आप लोगों को ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो पहला यहाँ पे टकराना आपको बहुत आवश्यक है। और भी टकराने का मतलब क्या, रिएक्टेंट का टकराना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का टकराना, अभिकारक अणुओं का परस्पर कोलिजन करना, यानी कोलाइड करना, टकराना, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। और तीसरा यहाँ पे क्या होनी चाहिए, देहली ऊर्जा होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहला हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है, यानी कि कोई भी रिएक्शन है, इसमें कोई भी अभिकारक है, और अभिकारक आप मान लीजिए अभिकारक जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अभिकारक को मान लीजिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे ये आपस में कोलाइड करेंगे, यानी कि टकराएंगे। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, कोई भी पात्र ले लिया है, कोई भी बर्तन ले लिया है, इसमें हमने क्या कर दिया है, ये कुछ मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे भर दिया है,
ये है यहाँ पे इसके कुछ मॉलिक्यूल हैं, बात समझ में आ गई ना, इसके कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तभी कन्वर्ट होंगे जब ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, यानी कि आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। बात समझ में आ गई ना, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए अभिकारक के अणुओं का परस्पर टकराना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ये आपस में टकराएंगे नहीं तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका कोलिजन, यानी कि टक्कर। अभिकारक के अणुओं का परस्पर टक्कर होना यानी कि परस्पर टकराना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी से आकर के आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा, अन्यथा ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो भैया, अगर वह कोलिजन नहीं करेगा तो वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये पहली पॉइंट हमने आपको यानी कि समझा दिया, पहली पॉइंट में क्या होगा। अब दूसरी पॉइंट जरा यहां पे समझिए, टक्करें जो होंगी वो कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, यानी इफेक्टिव होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना, जो टक्करें होंगी वो कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। अब ये प्रभावी टक्करें का क्या मतलब है, देखिए जैसे ये भैया यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, अभिकारक जो मॉलिक्यूल है, अभिकारक के जो कण है, ये आपस में तो टकराएंगे, इधर उधर जिगजैग मोशन करेंगे, अनियमित यहाँ पे मोशन करेंगे। जब अनियमित मोशन करेंगे तो बताइए क्या सभी कण समान वेग से टकराएंगे, सभी कण समान वेग से क्या टकराएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जैसे देखिए अब प्रभावी टक्करें क्या, हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए स्कूल है, मान लीजिए यहाँ पे है, स्कूल में आपका मान लीजिए ये बरामदा था, स्कूल का ये बरामदा था, यहाँ पे कोई व्यक्ति था, यहाँ पे कोई व्यक्ति का मतलब जैसे कोई मान लीजिए बच्चा ही था, ठीक ना, यहाँ पे ये मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है ना, ये जो कि कोई लड़का है, इधर से जो है कि जा रहा है, ये लड़का जो है कि इधर से जा रहा है, और यहीं पे जो है कि ये कोना है, यहीं पे ये कोना है, और इधर जो है कि दिख नहीं रहा है, इधर से भी एक बालक आ रहा है, इधर से भी एक बच्चा जो है कि यहां से जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे मौजते हुए, गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, धीरे धीरे एक बालक इधर से जा रहा है, एक बालक धीरे धीरे गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए धीरे धीरे इधर से जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे ये दोनों आपस में यानी कि यहाँ पे पहुंचेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टकराएंगे तो क्या इफेक्टिव कोलिजन होगा, यानी कि क्या यहाँ पे ये जो टक्करें हैं ये क्या अच्छी तरीके से होगा। अच्छी तरीके से होने का मतलब क्या, इसका इन दोनों का कोई नुकसान होगा, नहीं नुकसान होगा भाई। क्यों, क्योंकि भैया ये दोनों क्या है, बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों क्या है, बहुत स्लो चल रहे हैं। यहाँ पे आएगा क्या यार, थोड़ा सा देख करके चलो, उधर से होगा, अरे भाई ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी बोल करके इधर उधर हो लेंगे। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे जो टक्करें होंगी ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी, इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं होंगी, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, स्लो वेग से चल रहे हैं, दोनों आसानी से मौजते हुए, गाना गाते हुए, यानी कि कोई भी गाना गुनगुनाते हुए ये आपस में चल रहा है, इधर से ये जा रहा है, इधर से ये जा रहा है, दोनों आपस में जो कि टकरा गए, और टकराए तो थोड़ा सा बहुत हाथ इधर उधर लग गया, या फिर हाथ आगे कर दिए, किसी को चोट वोट नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, ये बहुत ज्यादा स्लो थे। अब वही दूसरा मान लीजिए, अगर आप इधर से क्या हुआ, दौड़ते हुए जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे क्या हो रही है, ये जो बालक है, इस बालक को मान लीजिए हमने, चलिए ये मान लीजिए इस बालक का हमने नाम दे दिया अभी पप्पू। बात समझ में आ गई ना, इस बालक को हमने क्या नाम दे दिया है, पप्पू नाम दिया है। और यहाँ पे ये जो बालक है इसका हमने नाम दे दिया है गणेश। क्या है, ये है गणेश। बात समझ में आ गई ना। ये पप्पू और गणेश यहाँ पे स्लो चल रहे थे, तो यहाँ पे कोलिजन जो होगा यानी कि जो टकराव होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अब वही क्या करे, एक जो पप्पुआ है बहुत ज्यादा बदमाश है। बदमाश होने का क्या मतलब है, ये खेल रहा है तो खेलते खेलते इधर से दौड़ते हुए चला गया, और यहाँ इधर से दौड़ते हुए चला गया। अब यहाँ पे दोनों क्या हुआ, दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, एक जब आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, किसी का माथा फूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा। बात समझ में आ रही है। तो मतलब कि अब यहाँ पे जो टकराव होगा ये क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी कि यहाँ पे जो टकराव होगा ये नुकसानदेह होगा, दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। बात समझ में आ गई ना। ये आपका कैसी टकराव है, आपका इफेक्टिव है, आपका क्या है, यानी कि प्रभावी टक्करें हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभावी टक्करें बोलेंगे। उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल भी होते हैं, उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल भी होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए एक गेंद आप इधर से लेके आ रहे हैं, एक गेंद आप इधर से लेके आ रहे हैं, तो अगर सीधा सीधा एकदम पड़ रहा है तब तो ये तो कोलिजन अच्छा होगा, तब तो ये कोलिजन अच्छा होगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत तिरछा पड़ गया, जैसे मान लीजिए एक गोला ये है, मान लीजिए एक गोला ये है, एक गोला ये, अगर आप ऐसे लेके आ रहे हैं तब तो ये अगर एकदम सीधा सीधा टकरा जाएगा, तब तो इसका मतलब ये प्रभावी टक्करें हैं। लेकिन अगर ये ऐसे आ रहा है, इसके बाद ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ये प्रभावी टक्करें हैं, इधर इसके बाद ये इधर उधर मूव कर जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो टक्करें होंगी ये प्रभावी टक्करें नहीं होंगी। तो ये जब प्रभावी टक्करें नहीं होंगी तो उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन पर। बात समझ में आ गई ना। उसी तरीके से ये आपका जो प्रभावी टक्करें हैं वही आपका केवल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और वही यानी कि वही जो होती हैं, जो प्रभावी टक्करें होती है वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाती है।
बात समझ में आ गई ना। तो पहला आपको क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन को यानी कि कोलिजन थ्योरी में पहला आपको क्या ध्यान रखना है कि टक्करें होनी चाहिए, टक्करों के बिना जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, टक्करें जो होती हैं वो प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। दूसरा जो होगी वो प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। प्रभावी टक्करें कहने का मतलब वहां पे नुकसान ज्यादा होना चाहिए। प्रभावी टक्करों का मतलब यहाँ पे क्या है, नुकसान ज्यादा होने। अब एक और एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लीजिए इधर से कोई फोर व्हीलर आ रही है, इधर से मान लीजिए ये क्या है, ये कोई फोर व्हीलर है, इसके बाद इधर से ये कोई फोर व्हीलर है। तो बात समझ में आ गई ना, ये दोनों आपस में आ रही हैं, तो यहाँ पे आपस में जब आएंगे तो ऐसे कुछ तेज, मान लीजिए 60-70 की स्पीड में दोनों है, तो दोनों जब यहाँ पे आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि वहां पे कोई व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाएगा, हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये प्रभावी टक्करें होंगी, ये क्योंकि 60-70 की स्पीड से ये है, 60-70 की स्पीड से ये भी है। अब यहाँ पे ये जो आपस में टकराएंगे, यहाँ पे भारी नुकसान होगा, यहाँ पे ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है। तो ये जो टकराव होगा एक ऐसा होगा प्रभावी होगा, ये इफेक्टिव होगा। अब वही मान लीजिए दूसरा, जैसे मान लीजिए एक जो है कि ऐसे ऐसे जा रही कोई बाइक है या फिर कोई फोर व्हीलर है, या इधर की तरफ जा रही है, मतलब इधर की तरफ जा रही है, मतलब मान लीजिए बैक कर रहा है। ये वाली जो है रेड हमने जो लिया है, रेड कलर की जो यहाँ पे फोर व्हीलर है, ये क्या कर रही है, मान लीजिए ऐसे इधर बैक जा रही है। इधर से ये ब्लैक वाली जो कि कार आ रही है, ब्लैक वाली कार जो है कि इधर से आ रही है, ये इसका हेड है, यानी कि ये इसका हेड है, ये इसका क्या है आपका टेल है। ये इधर पीछे की तरफ जा रही है, ये ऐसे ही तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ आ रही है, लेकिन ये बैक जा रही है। तो बैक जा रही है मतलब कि यहाँ पे मोड़ रहा है, मोड़ने के लिए यहाँ पे बैक कर रहा है। इधर से ये जब यहाँ पे जाएगा, ये टकराएगा यहाँ पे, तो क्या उतना ज्यादा नुकसान होगा? नहीं, उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं नुकसान होगा? क्योंकि यहाँ पे भाई ये स्लो था, ये भी तो आपका स्लो रहा होगा, ये भी तो आपका स्लो रहा होगा, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है, बैक कर रहा है। तो या फिर यहाँ पे जो यानी कि ये जो टकराव होंगे, यहाँ पे क्या होगी, प्रभावी टक्करें नहीं होंगी, यानी कि ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। इफेक्टिव कोलिजन तो तब होता है जब ज्यादा का नुकसान होता है। आप बोल रहे हैं कि बोलेंगे, सोच रहे होंगे कि सर जी चाह रहे हैं कि हम लड़े भिड़े और ज्यादा का नुकसान हो। नहीं भाई, हम आपको ये समझा रहे हैं थोड़ा सा कि आप लोगों को कोलिजन कैसे समझना। वैसे तो भाई आप लोगों के लिए थोड़ा सा बता दें कि बाइक कोई या फिर फोर व्हीलर जो भी आप मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाया करिए, ठीक है ना। क्योंकि एक तो गाना है ना, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से चलाया करिए, तो कब किसी को क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को केयर करके सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना जब आप सेफ रहेंगे तभी आपको आप दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। ये चीज आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और बाइक को थोड़ा सा भाई स्लो से चलाया करिए, स्लो की स्पीड में चलाया करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम पा गए बाइक या फिर फोर व्हीलर पा गए तो उसके बाद फिर ऐंठ दिए खूब उड़ने लगे, ऐसा ना करिए भाई। क्योंकि भाई ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनमोल है, ये बार बार लाइफ आपको नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो इंसान है, इंसान की तरह रहिए इंसान की तरह रहिए, ठीक। बात समझ में आ गई ना। तो थोड़ा सा स्लो स्पीड में गाड़ी उड़ी चलाया करिए भाई, क्योंकि कब किसी को क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, तो चूंकि ये हादसे बताते हैं कि ये जो लाइफ है इसका कोई भी भरोसा नहीं होता, तो थोड़ा सा स्लो चलाया करिए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये यहाँ पे जो टक्करें होंगी, ये आपकी क्या होंगी, प्रभावी टक्करें होंगी। कैसे? जब हेड टू हेड होगा, ठीक है ना। तो ये प्रभावी टक्करें होंगी, लेकिन अगर हेड है, एक टेल जुड़ रहा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगी, अप्रभावी टक्करी हो जाएंगी। और केमिकल रिएक्शन होने के लिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए जो टकराव होगा वो आपका प्रभावी होना चाहिए, यानी इफेक्टिव होना चाहिए। बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद तीसरा यहाँ पे क्या है, देहली ऊर्जा। क्या है? देहली ऊर्जा। ये आपको अटपटा सा शब्द लग रहा होगा, देहली ऊर्जा। ये क्या चीज है? ठेठा भाषा में सर जी बोल रहे हैं, जो हम ऊर्जा दे रहे हैं उसी को हम लोग देहली ऊर्जा बोलते हैं। कम भाषा में ना, गाँव में बोला जाता है ना कि दहले की ना है दहली, भाषा में उस ओके हम ईदे दहली, ऐसा बोला जाता है ना गाँव में। तो ये होता है आपका, आपके दिमाग में वही आ रहा होगा अगर आप गांव से होंगे तो। जबकि ये यहाँ पे क्या है, देहली ऊर्जा इसका नाम ही है। इसको थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कोई भी ग्राफ, अगर हम थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से आपको समझाना चाहें, तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ है और यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ये आपका मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या था, रिएक्टेंट था। ये क्या था, कोई भी रिएक्टेंट था। और यहाँ पे ये मान लीजिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है। ये क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है। कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होता है, कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होता है, उसको ये जो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, देहली ऊर्जा बोलते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि कोई भी रिएक्टेंट है। अब ये मान लीजिए आपका क्या था, आर था। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए आपका कोई रिएक्टेंट था,
ये क्या था, कोई भी रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट के पास जैसे मान लीजिए एनर्जी पहले से खुद की होती है, लेकिन इतनी एनर्जी इसके पास नहीं होती है कि वह दहली ऊर्जा को पार कर जाए। पास में आ गया, अगर दहली ऊर्जा के बराबर या फिर बराबर होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो वह तुरंत फिर से वापस चला आएगा। बात समझ में आ गई ना, यानी कि ये जो आपका रिएक्टेंट है, ये जब यहाँ पे आपकी यानी कि कोलिजन होगा, जब इसमें यानी कि टकराव होगा, तो टकराव होने के बाद इसमें जो एनर्जी होगी, इस दहली एनर्जी की, यानी कि जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, इसको हम लोग दहली ऊर्जा बोलते हैं, इतनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए, तभी ये जो होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर इसे थोड़ा सा भी यानी कि कम ऊर्जा होगा या फिर यह पुनः रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। यानी कि प्रत्येक जो अभिकारक होते हैं उसको एक निश्चित ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए, जिसके के कारण वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके कारण वह उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है। यही जो ऊर्जा होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, दहली ऊर्जा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा यहाँ पे बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना, और यहाँ पे ये आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, ये इसको हम लोग यानी कि यहां से यहां तक की जो पॉइंट है, यानी कि यहां से यहां तक जो दूरी है, इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, जिसको यहां पे EA से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि इतनी एनर्जी, यहाँ पे ये जो ग्राफ हमने यहाँ पे यानी कि इतना ऊपर उठा करके बनाया है, ऐसा इसलिए हमने बनाया है क्योंकि यहाँ पे इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास पहले से होती है। क्योंकि भाई कोई भी रिएक्टेंट है, उसके पास तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ही होगी, जैसे उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा तो होती ही है। बात समझ में आ गई ना, तो इतनी ऊर्जा मान लीजिए यहाँ पे होती है। बात समझ में आ गई ना, इसके बाद यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे ऊर्जा देते हैं, ये जो यहाँ पे हम ऊर्जा देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा। जब हम लोग संकीर्ण ऊर्जा के बराबर इसको ऊर्जा मिल जाता है, जिसको हम लोग दहली ऊर्जा बोलते हैं। नहीं, दहली ऊर्जा आपकी अलग होती है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जब यहाँ पे इसको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, तब वो जाकर भैया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया, तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। पहला यहाँ पे क्या होना चाहिए, संघट्ट होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए अभिकारक के अणुओं के मध्य। दूसरा यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो टक्करें होंगी वो प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। तीसरा आपका दहली ऊर्जा के बराबर यहाँ पे ऊर्जा होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, और यही आपका कोलिजन थ्योरी है। बात समझ में आ गई ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको अब लिखा दे आप लोगों को कि अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी भी लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर थ्योरी लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा थ्योरी भी आपको लिखवा दे रहे हैं। देखिए क्या बोला गया, यही चीज जो हमने बताया है, इसी चीज को हमने यहाँ पे शब्दों में लिख दिया है, ठीक है। देखिए क्या है कि क्या है, पहले इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित है। क्या है पहली पॉइंट, इसमें पहली पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारकों के दो अणुओं का परस्पर टकराना आवश्यक है। यही तो अभी हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के परस्पर दो अणुओं का परस्पर आपस में टकराना आवश्यक है। अगर टकराएंगे नहीं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई ना, ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अभिकारक के सभी अणुओं के परस्पर टकराने पर उनके मध्य परस्पर क्रिया नहीं होती है। मतलब कि सभी अणु टकराने को तो बहुत सारे अणु यहाँ पे टकराते हैं, लेकिन सभी अणुओं के टकराने पर यहाँ पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल टकराते हैं सभी मॉलिक्यूल के टकराने पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। फिर किन मॉलिक्यूल टकराने पर होती है, बल्कि जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। यानी इसमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको टकराने पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि जिनको टकराने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हीं टक्करों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्करें बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, जिन टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हीं टक्करों को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, प्रभावी टक्करें होती हैं, यानी प्रभावी टक्करें बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगली पॉइंट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तीसरी पॉइंट, प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। यानी जो प्रभावी टक्करों से जो प्राप्त अणु होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय अणु बोलते हैं, ठीक है ना। और इन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर होती है। ये जो यहाँ पे सक्रिय अणु होते हैं, यानी जो प्रभावी टक्करें होती हैं, इनसे जो अणु मिलते हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, एक निश्चित तल तक होती है, एक निश्चित सीमा तक होती है, एक निश्चित तल के बराबर होती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं।
बात समझ में आ गई ना। तो थ्री सोलर एनर्जी क्या है, दहली ऊर्जा क्या है कि प्रभावी टक्करों को, यानी कि जो टक्करें यहाँ पे क्या होती है, प्रभावी होती हैं, उनको क्या, यानी कि उनकी जो ऊर्जा होती है एक निश्चित ऊर्जा तल के क्या होती है, बराबर होती है। उसी ऊर्जा तल को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में दहली ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है ना, एक काम करिए, इसको आप नोट करिए। इसके बाद और कुछ पॉइंट हैं जो कि हम इसमें आपको अभी लिखाना है, इसमें और आगे पॉइंट यानी कि हम आपको आगे बताएं, तो पहले आप काम करिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद अगली पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगली पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चौथी पॉइंट क्या है, अभिकारक के अणु में उपस्थित प्रारंभिक ऊर्जा तल को सक्रिय करके दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा को क्या बोलते हैं, संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, उसके पास पहले से ही कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसके पास पहले से ही कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, उसको, लेकिन उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं हो पाती है कि वह दहली ऊर्जा तक पहुंच जाए। बात समझ में आई ना। लेकिन ये यहाँ पे कुछ एनर्जी, ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी ऊर्जा होती है जो क्या करता है, अभिकारक के अणु को सक्रिय करके दहली ऊर्जा तक पहुंचाता है ताकि वह उत्पाद में कन्वर्ट हो सके। और इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। इसको हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जैसे कोई भी रिएक्टेंट होता है, उसके पास खुद की तो कुछ एनर्जी होती है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वह दहली, यानी कि दहली ऊर्जा के बराबर उसके पास ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है ना, कम उसके पास ऊर्जा होती है। तो उस कम ऊर्जा को आप लोग, यानी कि जो रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है, अगर इसको हम थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं तो वह दहली ऊर्जा के क्या होता है, बराबर हो जाता है, दहली एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है। तो यही जो एक्स्ट्रा हम लोग ऊर्जा देते हैं, इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये था आपका ग्राफ, ये आपका, इधर हमने ऊर्जा को रिप्रेजेंट किया, एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है। ये आपका यहाँ पे अभिकारक है, ये यहाँ पे क्या भैया, उत्पाद है। बात समझ में आ गया। ये आपका यहाँ पे ऊर्जा, इसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या है, संकीर्ण ऊर्जा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EA। ये आपका क्या, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दहली ऊर्जा बोलेंगे, क्योंकि इतनी ऊर्जा अभिकारक को चाहिए तब जाकर के वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ गया। कुछ तो इसके पास एनर्जी पहले से होती है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं हो पाती है तो वह दहली ऊर्जा के बराबर हो पाए। तो यही ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं, बाहर से देते हैं। जो सक्रिय अणु होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यही ऊर्जा हम लोग बाहर से देते हैं, तब जाकर के वो आपका दहली ऊर्जा के बराबर इसकी ऊर्जा हो पाती है। यही ऊर्जा जो हम लोग देते हैं सक्रिय अणु को कि वह दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, यही ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये था कोलिजन थ्योरी। लेकिन एक बार आप पहले एक काम करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसका नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताएं, एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को और अधिक समझ में आएगा। इसके बाद हम ये वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन एक बेहतरीन एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इसके बाद। लेकिन उसके पहले आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, जैसे अब छोटा सा एक हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एग्जाम्पल में, जैसे यहां पे हमने लिया है एग्जाम्पल H2 + I2, ये आपका क्या बना रहा है, 2HI बना रहा है, ये आपका 2HI बना रहा है। अब मान लीजिए ये आपका H2 के मॉलिक्यूल है, ये आपका H2 का मॉलिक्यूल है, ये आपका H2 का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन ये है। इसी तरीके से ये आपका I2 के मॉलिक्यूल है दोनों, इसको हम जो है कि रेड से बना दे रहे हैं, आयोडीन वाले को हम यहां से रेड से बना दे रहे हैं। ठीक है ना, ये यहां पे है। ठीक, ये आपका एक IA है, एक IA है, यानी कि ये H2 के मॉलिक्यूल है, ये जो है कि I2 के मॉलिक्यूल है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये आपके I2 के मॉलिक्यूल है, ये है आपके H2 के मॉलिक्यूल। अब ये दोनों यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में क्या, यहाँ पे अगर ये दोनों आपस में इस तरीके से कोलाइड करेंगे, इस तरीके से अगर यहाँ पे टकराएंगे, तो क्या आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे। पहले हम लोग को ये चेक करना होगा, ये जो प्रभावी यहाँ पे, यानी कि ये जो टक्करें यहाँ पे होंगी, क्या ये प्रभावी टक्करें होंगी कि नहीं होंगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इधर से टकरा रहा है, ये इधर से टकरा है, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर, यानी कि इधर जा रहा है। ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कोलाइड करेंगे, यानी कि टकरा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे जब टकरा रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल पीछे के हैं, ये जो पीछे के मॉलिक्यूल है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपस में कोलाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये आपस में टकराव नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आपस में टकराव नहीं कर पा रहे हैं, क्या यहाँ पे जो टक्करें हैं, क्या ये प्रभावी होगी, क्या इफेक्टिव होगी? बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है I2 का यानी आयोडीन का, ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ये दोनों आपस में कोलाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो टक्करें हैं ये आपकी प्रभावी टक्करें नहीं होगी, और जब प्रभावी टक्करें नहीं होंगी यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन हम लोग ये देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन हम ये देख लेते हैं, जैसे एक आपका ये है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक आपका ये है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी ये है H2 के मॉलिक्यूल, और प्लस यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्या है I2 के मॉलिक्यूल यानी आयोडीन के मॉलिक्यूल है। ये कुछ ऐसे यहाँ पे है, ठीक है, ये आपके किसके मॉलिक्यूल है? I2 के मॉलिक्यूल है। अब ये यहाँ पे जब कोलिजन करेंगे, ये जब यहाँ पे टकराएंगे तो क्या ये भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे? नहीं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है कि इससे तो टकरा जा रहा है, लेकिन ये जो है कि इससे नहीं टकरा पा रहा है। तो यहाँ पे जो टक्करें होंगी ये आपकी प्रभावी नहीं टक्करें होंगी, प्रभावी टक्करें नहीं हो पाएंगी। जब प्रभावी टक्करें नहीं होंगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। वहीं अगर हम कोई तीसरा एग्जाम्पल ले लें, तीसरे एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हम I2 को आयोडीन का हम लोग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अब तीसरा कोई हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं यानी कि आयोडीन का और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ये आपका पहला था पॉसिबिलिटी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी था। अब तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया है, सॉरी पहले हमने हाइड्रोजन को लिया है, पर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को ले लेंगे। ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका है H2 प्लस यहाँ पे आपका अगला है जो कि I2 के मॉलिक्यूल होंगे, जो यहाँ पे है वो क्या है I2 के मॉलिक्यूल होंगे। I2 का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक मिनट देख लें, दिख रहा है कि नहीं इसमें? ठीक है, दिख रहा है। या फिर एक काम करिए, इसको आप पहले नोट करिए, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे, नहीं तो हम ऊपर वाला थोड़ा सा रब कर रहे हैं, ऊपर वाला हम रब कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा, नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी ये आपकी है कि ये आपका तीसरी पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ पे ये है, मान लीजिए ये आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है यानी कि ये आपके H2 के मॉलिक्यूल है प्लस वही दूसरा आपका I2 के मॉलिक्यूल होंगे, ये आपका है I2 का मॉलिक्यूल, ठीक, ये आपके क्या है I2 के मॉलिक्यूल। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जब इसको आपस में हम टकराएंगे, ये देखो इससे टकराएगा, ये इससे टकराएंगे, यानी यहाँ पे अब जो टक्करें होंगी ये आपकी प्रभावी टक्करें हो जाएंगी। क्या मिलेगी यहाँ पे? ये प्रभावी टक्करें मिल जाएंगी। प्रभावी टक्करें मिलेंगी, ये आपका कैसे बन जाएगा, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है कि भैया धीरे धीरे यहाँ पे कमजोर होने लगेगा। जब ये वाला बॉन्ड कमजोर होने लगेगा तो धीरे धीरे यह जो है कि आयोडीन के मॉलिक्यूल से या धीरे धीरे जो है कि भैया मिलने लगेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे ठीक है, ये सभी बॉन्ड यहाँ पे कमजोर होते जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ते चले जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी ऐसी आएगी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ जाएंगे तो ये आपका यहाँ पे ये पूरा बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पे आपका पूरा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इसका और मॉलिक्यूल बन जाएगा, आपका ये है आपका हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये आपके क्या है आयोडीन के मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है देखिए 2SI बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा 2SI बन जाएगा, यही क्या है 2H। बात समझ में आएगा ना, यानी कि ये जो टकराव था, ये जो टक्करें थी ये आपकी प्रभावी थी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए, यहाँ पे उत्पाद का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ पे जो टक्करें थी ये प्रभावी टक्करें नहीं थी, इसके कारण यहाँ पे उत्पाद का निर्माण नहीं होता, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। हो गया? ओके, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कोलिजन थ्योरी, ठीक है ना। अभी आपका इसमें अर्हेनियस इक्वेशन बचा हुआ है, और जो आपका संकीर्ण ऊर्जा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, कैटलिस्ट कैसे इस पे वर्क करता है, इसको जो है कि अभी हम लोगों को देखना है। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग ये वीडियो जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब भी जो है कि इस वीडियो को यानी कि ये जो यहाँ पे लेक्चर चल रहा है इतना बेसिक से, इतना आसान पूर्वक से जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, वो सब भी आसानी से पढ़ सके, वो सभी अपना बेसिक जो कि कंप्लीट कर पाए, समझ में आ गई ना। और अपना जो एग्जाम है, एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, इसके लिए आप लोग सभी लोग अपने सभी मित्रों के साथ जरूर से जरूर भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।